नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत। साथियों, हम समास पढ़ रहे थे और समास का आज चौथा दिन है और बिल्कुल ही आराम से समास पढ़ रहे हैं, है ना। तो समास में अभी तक हम पढ़े हैं तत्पुरुष समास, जिसमें तत्पुरुष समास के भेद पढ़े गए हैं, जिनके 6 भेद थे। और उसके बाद तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद थे, यानी 4 उपभेद थे, उनके बारे में भी पढ़ा गया है। ठीक, तो तत्पुरुष समास जो है वो समाप्त हो गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आज कर्मधारय समास। आज का जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, आज हम इस पे चर्चा करेंगे और कैसे जानेंगे कि जो पूछे जाते हैं पेपर में कि बताइए इसमें कौन सा समास है। कर्मधारय समास की पहचान कैसे करनी है, कैसे पकड़ना है कि कर्मधारय क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास का जो परिभाषा होता है वो परिभाषा क्या कहती है? कोई बताएगा कि कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? चलिए, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? देखो, कर्मधारय समास की परिभाषा की बात करें तो जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाए या उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाए, विशेषण या विशेष का संबंध हो या फिर उपमेय और उपमान का संबंध हो, ठीक है, तो वहां पर जो है कर्मधारय समास होता है। ठीक, जिस समास में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, परिभाषा लिख लो, जिस समास में विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, वहां कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, देखो यहां पर कहा गया है जिस समास में क्या हो, विशेषण और विशेष्य हो, या उपमेय और उपमान, यानी दोनों को संबंध हो, उपमेय से उपमान का संबंध हो या उपमा का उपमेय से, या विशेषण का विशेष से संबंध हो या विशेष का विशेषण से। हाँ, ये चीज नहीं कि ऐसे ही हो, विशेषण पहले आए फिर विशेष से आए, कुछ भी पहले आ सकता है, चाहे विशेषण पहले आए चाहे विशेष से पहले आए, यहाँ पे नियम नहीं है। ठीक है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, उपमेय आगे हो सकता है या उपमान आगे हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, यानी ये परिभाषा हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कर्मधारय समास, कि इसका पद कौन सा प्रधान होता है, इस समास का पद कौन सा प्रधान होता है? ना ना, उत्तर पद होता है इसका। ठीक है, इसका भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है, ज्यादातर समासों का जो पद होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है इसका। अब यहीं से प्रश्न पूछे जाने लगे ना, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। अगर आपसे इसका उत्तर पद पूछे तो प्रधान होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। एक पॉइंट ये भी लिख लेना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। अब देखो क्या कहता है, एक परिभाषा है,
वो मतलब एक पॉइंट और लिख लो इसमें, जो पूर्व पद होता है वो क्या होगा, विशेष होगा या विशेषण होगा? पूर्व पद, देखो, हाँ, इसका पूर्व पद, इसका पूर्व पद विशेष होगा और उत्तर पद विशेष होगा, विशेष होगा। अच्छा, कैसे जानेंगे कि कौन विशेषण है कौन विशेष्य है? मान लो उसने दे दिया, कोई शब्द दे दिया, उसने कहा बताइए कि इसमें कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष्य है। तो कैसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा विशेषण कैसे विशेष्य है? देखो, विशेष और विशेष्य, जैसे आपसे कहा जाए काली स्याही, चलिए जैसे मान लो ये दे दिया गया, अब इसमें इसने कहा है कि बताइए कौन सा शब्द विशेष्य है, काली स्याही, है ना। मान लो एक उदाहरण तौर पे दे दिया उसने कि काली स्याही। अब हमको इसमें बताना है कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण है। तो पहचानना तो बिल्कुल आसान है ना, क्योंकि इसका पूर्व पद विशेष होता है और उत्तर पद विशेष होता है। तो इसका उत्तर पद कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर पद हो जाएगा स्याही, यानी ये क्या है, विशेष है। तो वो इसीलिए पूरी परिभाषाएं लिखा देते हैं। और काली क्या है, ये विशेष है, विशेष है या विशेषण कह सकते हो ना, विशेष है। अभी तक तो हमें सिर्फ यही पता था कि स्याही, तो स्याही तो होता है विशेष से, लेकिन उसके बारे में बताया किसने कि किस कलर की स्याही है? विशेषण ने बताया कि ये काली स्याही है। ठीक है। देखो, ये तो सभी लोग जानते हैं स्याही, स्याही के बारे में तो ऐसा है कि नहीं कोई नहीं जानता, है ना। और जिसे सारे लोग जानते हो उसे ही हम विशेष से कहते हैं, है ना। जिसे सारे लोग जानते हो, ठीक, जिसे सारे लोग जानते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, है ना। अब किसी सब स्याही तो सबको पता है कि स्याही होती है, लेकिन अब विशेषण ने क्या कहा कि ये काली स्याही है। भाई स्याही के बारे में तो जिसे सारे लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि स्याही है। अब जैसे कह दिया जाए घोड़ा, तो घोड़ा तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन विशेषण ने क्या किया, उसने कहा है कि सफेद घोड़ा, तो क्या है उसकी विशेषता कि वो सफेद है ना, क्योंकि घोड़ा तो सबको पता है। विशेष क्या है कि घोड़ा, और विशेष क्या हो जाएगा उसमें, सफेद, सफेद घोड़ा। उसी तरह इसमें काली स्याही का प्रयोग किया गया, जिसे लेके उदाहरण बताया गया है ना। स्याही के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जब बताया जाए कि स्याही किस कलर की है तो विशेषण हो जाता है ना, जिसके बारे में बताता है। चलिए, ये तो हो गई बात कुछ पॉइंट की। हाँ, अब कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास का जो कारक चिन्ह होता है, जिसके वजह से हम पहचानते हैं, कोई भी शब्द दे दिया जाता है जिसके कारण हम पहचान लेते हैं कि ये कर्मधारय समास का है, तो इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह अगर किसी को पता हो तो बता दो। कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? हाँ, है जो के समान रूपी, है जो के समान रूपी, के समान रूपी, इन्हीं कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, अब बारी बारी से उदाहरण देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले ले और नोट भी करते रहना, ठीक है।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं कुछ इसमें। उदाहरण में जैसे कहा जाए नील गाय, ये पूछा गया है और पूछा जाता है नील गाय। नील गाय जानते हो ना क्या होता है? नील गाय का मतलब क्या है? जो खेत में घूमत है ना। हाँ, वो कैसी होती, कलर कैसी होती है, उसका कलर कैसा होता है ना। लेकिन गांव में नील गाय कहते हैं उसको, है ना। वो नीली नीली हल्की सी होती है ना। तो नील गाय का अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय, इसका समास विग्रह करेंगे हो जाएगा नीली है जो गाय। ठीक है जो गाय, इसीलिए कहते हैं इसको नील गाय। जैसे कहा जाए पीतांबर, पीतांबर इसका समास विग्रह करिए पीतांबर का। आहा गलत। हाँ, पीतांबर इसका समास विग्रह करेंगे। बताइए, समास विग्रह करिए। पीला कहां लिखा जाएगा? पीला ही तो नहीं लिखा जाएगा, और तो सब कुछ बता रहे हो सही। तांबर, यही से तो अलग करना है, तो यहां तो कहीं पीला लिखा ही नहीं, इन्हीं शब्दों से तो अलग करना है। और यहां कहीं पीला लिखा है नहीं, लेकिन पीला का अर्थ लिखा हुआ है ना। तो पीतांबर का मतलब होता है पीत है जो आंबर, है ना। पीत है जो अंबर। हाँ, ऑप्शन में हो भी सकता है वहां पीला है जो अंबर, वो भी होगा, लेकिन हमको इसी के अनुसार अलग करना है ना। जैसे नील से नीली लिया, गाय से पूरा रख दिया उधर, है ना। जैसे कहा जाए महावीर, महावीर, अब महावीर का समास विग्रह करिए क्या हो जाएगा? अगर महावीर का समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा महान है जो वीर। क्या हो जाएगा? महान है जो वीर, वीर, महान है जो वीर। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे अभी हम यहां बताए हैं पीतांबर में कर्मधारय समास है, लेकिन वहां ऑप्शन में अगर पीतांबर में कर्मधारय समास ना हो तो फिर क्या करोगे? अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास ना हो तो फिर क्या करोगे? फिर किस पे लगाएंगे? क्योंकि पीतांबर जो है ये एक पर्यायवाची भी है ना। किसकी पर्यायवाची है? पीला वस्त्र कौन धारण करता था? कृष्ण। तो जब ये कृष्ण की पर्यायवाची है पीतांबर, तो अगर कर्मधारय नहीं है तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। हाँ, एक समस्या और है यहां पे। समस्या ये है कि अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएं, कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों आ जाएं, याद रखना कर्मधारय समास में इतनी बड़ी समस्याएं होती है। कभी कभी कर्मधारय समास का उदाहरण देते हैं और उसमें बहुब्रीहि भी होता है। ठीक है, अब जैसे पीतांबर है, ये तो कृष्ण की पर्यायवाची है पीतांबर, है ना। तो इसने तो कह दिया भैया कर्मधारय समास का, यहां लिखा दिए हम कर्मधारय समास। अब पेपर में दोनों ऑप्शन आ गए, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि। तो याद रखना, अगर बहुब्रीहि है तो इसको प्राथमिकता देंगे। ठीक, इसको हम प्राथमिकता देंगे।
कर्मधारय को फिर हम सही नहीं लगाएंगे, कहीं भी कैसे भी करके नहीं लगाएंगे, फिर हमको बहुब्री पे ही लगाना है कि फर्स्ट इसको माना जाता है। अगर ऐसा कहीं मैटर आ जाता है तो केवल बहुब्री ही माना जाएगा, फिर कर्मधारय नहीं माना जाएगा। कर्मधारय वहां पे माना ही नहीं जाता है। लेकिन काफी लोग लगा देते हैं ना कि कहते हैं गलत हो गया, गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, वो सही है बिल्कुल। ठीक। चलिए अगला देखिए, जैसे कहा जाए सुविचार, सुविचार है ना, और है अधपका, अधपका, इनका समास विग्रह करके बताइए। सुविचार का मतलब क्या? सु माने सुंदर, और सुंदर है जो विचार, है ना, सुंदर है जो विचार। अब देखो अधपका, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधपका का समास विग्रह करिए, क्या हो जाएगा? अधपका यानी आधा है जो पका। अधपका का मतलब जो आधा है जो पका, उसी को कहते हैं हम अधपका। तो ये हो जाएगा आधा है जो पका, ये अधपका का हो गया। लेकिन देखना बहुब्री वाले जो होते हैं कर्मधारय समास और बहुब्री वाले, इनमें गड़बड़ हो जाती है। एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ठीक, जैसे एक और है चरण कमल, चरण कमल। अब देखो यहां पे उपमेय और उपमान दोनों है। ठीक है, चरण कमल क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह है, चरण कमल में क्या हो जाएगा? हाँ, चरण के समान, क्योंकि हमको इन्हीं को लगाना है और कहीं से तो आएगा नहीं, है ना। तो इसमें हो जाएगा चरण के समान कमल, चरण के समान कमल। अब देखो यहां उपमेय और उपमान दोनों है ना। या तो विशेषण आएगा, विशेष से आएगा, या उपमेय और उपमान का संबंध। तो यहां पर उपमेय और उपमान का संबंध दर्शाया जा रहा है ना, चरण कमल। जैसे एक हो, जैसे पीतांबर पढ़े हैं, एक हम पढ़ते हैं नीलांबर। बताइए नीलांबर, इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? नीलांबर, किसका अंबर नीला है? शंकर जी का कहां हो जाएगा गुरु? शंकर जी का नहीं होगा, है ना। नीला है अंबर जिसका, क्या हो जाएगा? नीलांबर। तो नीला है, नीला है जो अंबर। ठीक, अब देखो यहां पर कर्मधारय समास भी होगा, और ये किसका वो है? पर्यायवाची। तो यहां पे बहुब्री भी हो जाएगा। कृष्ण कहाँ है नीला? कृष्ण का तो कोई मतलब ही नहीं नीला। हाँ, कृष्ण के परिवार के हैं, कृष्ण के परिवार के ही हैं, है ना, सगे संबंधी हैं उनके। जिसकी पर्यायवाची है वो कृष्ण के सगे संबंधी हैं, है ना। दोनों लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, उन्हीं के संबंधी हैं कृष्ण के। अब बताइए कौन हो सकते हैं? बलराम का नाम सुने हो? हाँ, तो ये बलराम की पर्यायवाची है, बलराम की पर्यायवाची है। और बलराम कौन थे? कृष्ण के भाई थे क्या? भाई ही तो थे ना, जो हल वल चलाते थे, लेके चलते थे, बलराम। ठीक है, नीलांबर में काफी लोग लगाते हैं शंकर जी की पर्यायवाची है, लेकिन ये शंकर जी की पर्यायवाची नहीं होती है, क्योंकि काफी लोग कहते हैं नीला है अंबर जिसका, अर्थात शिव जी। ना ना ना, नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम, नहीं तो हो जाएगा मामला गड़बड़। ठीक,
चलो और देख लेते हैं कुछ उदाहरण इसमें। तो बहुब्री जब पूछता है तो ये कंफ्यूजन वाले देता है, क्योंकि उसमें बहुब्री भी रहेगा और कर्मधारय भी रहेगा। तो फिर हमको प्राथमिकता किसको देनी है? बहुब्री को देनी है, इतना याद रखना है ना, क्योंकि वहां तो हम टिक लगा देते हैं, ये बिल्कुल सही कर्मधारय का पूछे थे, और कभी कभी लगता है कि अरे बहुब्री का पूछे थे, लेकिन अगर बहुब्री है तो बहुब्री ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। चलिए अगला बताइए, देहलता। देहलता, इसका समास विग्रह कौन करेगा? देहलता, हाँ लता रूपी देह भी हो सकता है, देह रूपी लता भी हो सकता है ना, चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, जरूरी नहीं कि विशेषण और विशेष से एक तरह चले, है ना। तो ये हो जाएगा देह रूपी लता, देह रूपी लता हो जाएगा देहलता, देह रूपी लता, ठीक है। अच्छा, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम, अब बताइए घनश्याम का, घनश्याम क्या यह बहुब्री समास हो सकता है? घनश्याम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा घन के समान श्याम, घनश्याम, ठीक है। ये हो जाएगा घन के समान श्याम, उसी को कहते हैं घनश्याम। अच्छा बताइए, सुपुरुष। सुपुरुष तो बिल्कुल आसान है, इसका समास विग्रह करिए। सुपुरुष, हाँ सु माने होता है सुंदर, और सुंदर है जो पुरुष, सुपुरुष होता है, सुंदर है जो पुरुष, हो गया सुपुरुष, ठीक है। ये कर्मधारय समास, और कर्मधारय से देखो हम तीनों बता चुके हैं आपको, है जो लगा के भी बता चुके हैं, के समान रूपी भी बता चुके हैं, और रूपी वाला भी बता चुके हैं ना, देख लिया, देहलता यानी देह रूपी लता, ठीक। तो इसमें और उदाहरण पढ़ने की जरूरत है क्या अभी? अगर हो तो बताइए, हम बता दें। अधपका भी हो गया। मृग नयन को अलग करिए, कैसे क्या हो जाएगा? मृग के समान नयन, और कमल नयन, कमल के समान नयन, है ना। तो इसमें उपमेय और उपमान दोनों है, ठीक। चलिए, तो कर्मधारय समास तो होता है समाप्त, बस इतना ही इसमें पढ़ेंगे। अब अगला समास पढ़ेंगे। इसमें अगला समास कौन सा है? कर्मधारय के बाद अगला समास कौन सा है? हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास, बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर। द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो होगा हमारा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। चलिए, द्वंद्व समास की कुछ खासियत बताइए, कि द्वंद्व समास की पहचान कैसे करेंगे, कुछ खासियत इसकी अगर हो, जानकारी हो तो बताएं। हाँ, इसमें क्या होता है? एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, है ना। देखो इसका अर्थ ही होता है, इसका अर्थ जो होता है जोड़ा होता है ना, इसका अर्थ होता है जोड़ा, जोड़ा, या इसको हम युग्म भी कहते हैं, ठीक है। जोड़ा या फिर हम इसको युग्म कहेंगे, चाहे जोड़ा कहें चाहे युग्म कहें। चलिए,
ये बताइए, द्वंद्व समास के भेद कभी पढ़े हो? द्वंद्व समास के भेद कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, तो द्वंद्व समास के भेद के बारे में बात करें तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पॉइंट है, नोट करके लिख लेना कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। और जोड़ा का मतलब क्या होता है? जोड़ा का अर्थ क्या होता है? जोड़ा जो अभी लिखा है यहाँ पे, जोड़ा या युग्म, जोड़ा या युग्म, इसका क्या अर्थ होता है? अन्योन्याश्रित होता है ना। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक, है ना। अगर इसके अर्थ के बारे में बात करें तो होता है अन्योन्याश्रित, यानी एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब एक है तो दूसरा आना ही आना है, क्योंकि एक के अगर कोई एक अगर माता है तो पिता होंगे ही होंगे, अगर पिता है तो फिर माता होंगी ही होंगी, और बिना भाई बहन के पूरक नहीं होगा, है ना। जैसे भाई और भाई के साथ बहन, लेकिन अगर ऑप्शन में भौजाई दे दिया तो उसने भाई और भौजाई भी कहीं कहीं होता है, ठीक है। भाई और भौजाई भी कहीं कहीं देता है, ठीक है। देखो, और एक दो चीजें देख लो इसमें, फिर उसके बाद हम इसको जो है अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखो, द्वंद्व समास की पहचान कैसे करेंगे? इसमें कौन से कारक चिन्ह लग के आते हैं? अगर इसमें कारक चिन्ह की बात करें, कारक चिन्ह, देखो इसमें कारक चिन्ह में या लगेगा और लगेगा, बस यही दोनों लगने हैं, है ना। द्वंद्व समास की पहचान ही यही है, इसमें या लगेगा या और लगेगा, ठीक। लेकिन इसके पहले हमको जो द्वंद्व समास के 3 भेद पढ़ने हैं उसको बता दीजिए, एक एक कौन कौन से होते हैं। इसका पढ़ लेते हैं, बस इतना बता देते हैं, उसके बाद हम कल की क्लास में बताएंगे कौन कौन से होते हैं इसके 3 भेद। हाँ, एक तो होता है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया आपका। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? समाहार, समाहार द्वंद्व समास। और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? वैकल्पिक हो जाएगा, है ना। हालांकि इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पता अब सिलेबस में है ना। क्योंकि अभी तक तो ऊपर में वनडे एग्जाम में ऊपर से पूछ रहा है। मान लो अगर वो गहराई में चला गया तो पढ़ लेते हैं, हमारे पास समय भी है ना, जानकारी भी रहेगी इसके बारे में, पढ़ लेंगे। नहीं, द्वंद्व समास में वही जोड़ा वाला बता के खत्म काम हो जाता है ना। तो इन तीनों के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में कहीं से आ जाए तो छूटे ना, है ना। इस बार हम इन तीनों को भी पढ़ लेंगे। अगर पढ़ ही लेंगे, याद भी रहेगा तो जानकारी रहेगी। मान लो कोई बड़े एग्जाम में बैठेंगे, है ना, आर की एग्जाम दोगे तो उसमें भी काम आएगा ये, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।